अपनी जनसंख्या के आधार पर एक ग्राम पंचायत में अगर 2000 की आबादी है तो वहाँ के आसपास स्कूलें, आंगनवाड़ी, रोड साइड, सरकारी ज़मीनों में जहाँ भी संभव हो सके कम से कम जनसंख्या के आधार पर पेड़ हर साल लगे और उतने बचे। तो हर व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं मुफ्त की लकड़ी का उपयोग नहीं करता हूँ, मुफ्त की ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता हूँ, मैं मेरे अंतिम संस्कार में कम से कम मुफ्त की लकड़ी से मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस तरह की भावनाओं को पैदा करके हम देश को इस प्रकृतिमय माहौल में कैसे डालें, कैसे आज देखिए कोरोना जैसी महामारी आई है, लंपी जैसी गायों में महामारी आई है। ये जो महामारियां हैं ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हुई है और इसको रोकने के लिए सरकार बहुत पैसा दे रही है। आज वहाँ के आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं मानता हूँ कि सभी विभागों को इस तरह के कार्यक्रम करके, और जो इसके एक्सपर्ट है, आप कभी गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फेसबुक पर पिपलांत्री सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। आज लड़कियों का अनुपात गिरा है, इसके पीछे कारण ये कि लोगों की मानसिकता खराब हुई, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो वो काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। हम लोगों ने पानी को रोका है, यहाँ पर जल स्तर ऊपर आया है, बेटी को बचाने का काम किया है, बेटियों को आत्मनिर्भर करने का काम किया है, धरती माता को आत्मनिर्भर करने का काम किया है। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं मेरे घर से कोई पैसा लाया हूँ, मैं मेरे घर से, ये प्रतिज्ञा हर एक जनप्रतिनिधि और अधिकारी ले ले कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा। सरकार की तरफ से जो मापदंड, जो मानदेय मेरे लिए तय है, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और नहीं करने दूंगा। तो पिपलांत्री जैसे गांव आज पूरे देश में खड़े हो जाएंगे। पिपलांत्री दिखा है लोगों के सामने, आज एक उदाहरण के रूप में पूरे विश्व के सामने इस गांव के लोगों ने एक मिसाल कायम की है, अपने आप को स्थापित किया है। इस तरह के गांव, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से दूसरा जिला, दूसरे जिले से दूसरा राज्य, और इस तरह के काम होंगे तो हम इस तरह की महामारियों से निजात पा पाएंगे। कर्म हमारे किए हुए हैं, नुकसान हमारा किया हुआ है, इसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। आज देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बड़ी बड़ी यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं आज हमें ढूंढ रही है कि किस तरह के इस तरह के काम करने वाले लोग कहाँ हैं। ऊपर वाले की नज़र बहुत तेज है कि अच्छे काम करने वाले, ईमानदारी से इस प्रकृति के लिए जीने वाले, देश के लिए जीने वाले, देश का नाम ऊंचा करने वाले लोग ढूंढ कर सरकार उनको पद्मश्री और पद्म पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित कर रही है, उनको ढूंढ रही है। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के गांव और तैयार हो। ऐसा नहीं कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे गांव हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर हम लोग जितना हो सके कम से कम घर से बाहर कचरा नहीं डालें, घरों के बाहर हमारा घर साफ सुथरा हो। और दीपावली हमारे सामने आ रही है, हमारे गाँव कस्बे साफ सुथरे हो, हमारा गांव पानीदार हो, हमारे गांव में वन्य जीवों की सुरक्षा हो, हमारे गांव में प्राकृतिक आधारित रोजगार हो। गांव का हर एक व्यक्ति, चाहे कुम्हार, सुथार, लोहार, जो भी गांव में काम करता है वो वहाँ स्थापित हो। जब तक वो स्थापित हो, गांव में हर घर में दूध होना चाहिए, हर घर में सब्जियां खुद की हो, हर घर में अनाज खुद का हो, तब जाकर हम कैंसर जैसी महामारियों से, रोगों से मुक्ति पा पाएंगे। आप कभी राजस्थान में आकर देखिए, राजस्थान के बारे में आप जानते होंगे कि कितनी गर्मियाँ हैं, कितनी धूल उड़ती है, कितना पानी की समस्या है। पर जब सरकार की योजनाओं से राजस्थान के गांव में 900 पेड़ से जमीनी स्तर पर पानी आ सकता है, एक पेड़ से 4 लाख पौधे पेड़ बन सकते हैं, उससे लोगों को रोजगार मिल सकता है, वहाँ की बेटियाँ आत्मनिर्भर हो सकती है। तो पूरे देश के गाँवों को भी इस तरह के काम करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा देश, हमारा भारतवर्ष हमारे लिए, हमारा विश्व गुरु वापस बन पाएगा। मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, ये लोगों के मन में भावना पैदा करना पड़ेगी कि जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, जहाँ पर मेरी कई पीढ़ियों का अंतिम संस्कार हुआ है, मेरी सभी पीढ़ियाँ जिस गाँव में पैदा हुई है, इस पूरी धरती के ऊपर उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं हो सकता है। ये हर एक जनप्रतिनिधि के मन में भावना पैदा करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी इसी लाइन पर चल रहे हैं। हम उनके बारे में जब सुनते हैं तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है कि देखिए किस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस तरह से काम कर रहे हैं। तो उसी लाइन में हम सब लोगों को चलना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे जोड़ा है, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और ये सब काम
काम से होता है। आज अगर हम लोगों से कोई जुड़ता है, हम लोगों की बात को सुनता है, तो वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ता है। मैं भी सरपंच कॉन्फ्रेंस हुई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को ऑनलाइन वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जोड़ा था, और उसमें वन मंत्री जी और बहुत सारे लोग थे। उसमें मुझे भी बुलाया, मुझे भी बात रखने का जो अवसर मिला था। मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के काम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। उत्तर प्रदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ के लोग भी मेहनती हैं, काम किए जा सकते हैं, करने चाहिए। बस लोगों को इस तरह की भावना उनके मन में भरनी पड़ेगी कि मेरा गांव मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आप लोग सीधे और कोई संवाद करना चाहें तो हम बैठे हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Now, if you permit, I will ask participant for the question. If four our listeners sir want to ask it out, sir, please. सर, जैसे आपने बताया कि आपने अपने गांव को, जहां पर आपके पुरखे, आपके भूतपूर्व जितने भी पीढ़ियां हैं वहां पैदा हुई हैं, उसको आपने अपना तीर्थ स्थल माना जी। वहां पर बेटियों के जन्म पे आपने पौधे रोपने की एक अच्छी परंपरा शुरू की। जी सर, पौधों का चुनाव जब करते समय आपने किन बातों पर ध्यान दिया? ताकि जैसे क्या होता है सर, जो पौधे, मान लीजिए मैं भी सर गांव का रहने वाला हूँ, जो पौधे का चुनाव किया जाए उसमें क्या विशेष ध्यान रखा जाए कि ताकि जो है उसका मैक्सिमम लाभ हमारे जो गांव लोग रह रहे हैं उनको मिले, और ताकि तो गांव से शहरों में लोग छोटी से छोटी बात के लिए गांव छोड़ करके शहर भाग रहे हैं, वो रुक सके। कौन कौन से पौधे सर ऐसे लगाए जाए जिससे उनको उनकी आय भी बढ़े और एक पर्यावरण स्वच्छ भी रहे? इसके बारे में सर कुछ बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छा हमारे श्रोताओं की आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, सिर्फ पौधे लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। पौधों से पौधे जब मेहनत करके पौधे पेड़ बनेंगे तो उनसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस तरह के पौधों का चयन होना चाहिए, जैसे आम हो सकता है, जामुन हो सकता है, या और भी जो फलदार पौधे हैं जिनसे जाकर आगे ऑक्सीजन भी मिले, मिट्टी को भी कटराव से रोके और आगे जाकर लोगों को रोजगार मिले। मुझे एक बार मेनका गांधी जी ने बुलाया था और उनसे बड़ी लंबी डिस्कस हुई कि मेरे पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में हर बेटी के नाम पर मैं आम लगाना चाहती हूँ। तो कहने से नहीं, करना पड़ेगा, और इस तरह के पौधों का चयन करें कि जो आगे जाकर 100, 200, 500 साल तक उनकी उम्र हो, और उसके बाद उससे लोगों को रोजगार भी मिले, वहाँ के पक्षियों को भी फल मिले। इस तरह के पौधों का चयन होना चाहिए। जैसे आप देखिए, एक जहाँ बरसाती नाला है, जहाँ पर पानी का कटाव, मिट्टी का कटाव होता है, उस नाले पर हम बांस, अच्छी वेराइटी के बांस लगा सकते हैं। जैसे बम्बू बोतल बनती है, पानी की बोतल बनती है इसकी, बांस की, उस वेराइटी का चयन करके और उस बांस को लगा सकते हैं, जिससे आगे जाकर पॉलीथीन को रोकने का काम भी होगा, पॉलीथीन का विकल्प भी मिलेगा और लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा, और उस बांस की कीमत मार्केट रेट से ज़्यादा रेट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा 2, 4, 5 साल मेहनत करने के बाद लोगों को उससे इनकम हो। आंवला लगाया जा सकता है, देसी आम लगाए जा सकते हैं, जामुन लगाए जा सकते हैं। इस तरह के पेड़ों को लगाकर हम एक पंथ 4 काज भी कर सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले, प्रकृति भी बचे और मृदा संरक्षण का काम भी हो। हम लोगों ने ये काम करके दिखाया। यहाँ पर बड़ी संख्या में बांस लगाने का काम किया है। तो आज 10 साल के बाद बांस के आधारित उद्योग, बांस के सोफे बनाए जा सकते हैं, बांस के कई फर्नीचर बनते हैं, बांस के कपड़े भी बनते हैं। बांस की आप एक विकल्प दे दीजिए कि हमने इतना काम कर दिया, इतने बांस लगा दिए कि अब इससे क्या हो सकता है। उसके एक्सपर्ट आएंगे, सरकारी अधिकारी आएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और रोजगार के गाँवों में छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर लोगों को रोजगार देने के अवसर पैदा हो जाएंगे। देसी आम लगाए जा सकते हैं, वहाँ पर आंवले लगाए जा सकते हैं, आंवले से आधारित उद्योग। आप देखिए, स्वामी रामदेव, आंवले से कितना बड़ा काम उन लोगों ने कर दिया है। उसके नीचे
आंवले लगाकर उसके नीचे एलोवेरा लगाया जा सकता है। एलोवेरा से एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, अचार और यहाँ तक कि एंटी कैंसर मेडिसिन भी उसकी बन रही है। तो इस तरह के काम, मेहंदी बनाई जा सकती है। जहाँ जहाँ बॉर्डर है, जहाँ प्लांटेशन हम करते हैं उसके किनारे पर मेहंदी लगाई जा सकती है, करौंदा लगाया जा सकता है जो बाढ़ का काम भी करेगा और रोजगार भी देगा। इस तरह के काम करने चाहिए जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। सर एक क्वेश्चन और है सर मेरे मन में। जी सर जैसे सर पौधा तो हम लगा लेते हैं हर बार, जब वृक्षारोपण दिवस होता है जुलाई में, तो हर बार विश्व रिकॉर्ड बनाए जाते हैं कि हमने 25 करोड़ पौधे लगा लिए, 5 करोड़ लगा लिए जी। लेकिन सर कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि वो पौधे सब सूख गए हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे लोगों को जोड़ा और मोटिवेट किया कि ये मैंने पौधा लगाया है और ये मुझे जिंदा रखना है। ये सबसे बड़ी खूबी है जो आपने करके दिखाया सर। तो क्या सर आपने कैसे स्टार्ट किया ताकि सर अगर हम पौधा लगाएं तो वो सरवाइव भी करे? अदरवाइज सर पौधा लगाने का कोई फायदा नहीं है कि हम उसको लगाएं और कुछ समय बाद बिना पानी के, बिना खाद के सूख जाए। एक तरीके से वो हंगर डेथ की तरफ जा रहा पौधा। जैसे यहाँ सर अक्सर भी देखने को मिलता है, सर कष्ट होता है कि हम हर साल 25 करोड़ पौधे लगा रहे हैं बट हरियाली हमारे बढ़ नहीं रही है। डे बाय डे उसमें मतलब बढ़ने के बजाय, वृद्धि के बजाय कमी दिख रही है। पौधे तो हमने 25 करोड़ लगा दिए, लेकिन सर जो की है, जो आपने सर जो मूल मंत्र है आपके सक्सेस का, कि आपने लोगों को जोड़ा और लोगों ने समझा कि हाँ ये मेरा पौधा है। तो सर कैसे आपने मोटिवेट किया सर, इसमें कुछ बताइए सर। देखिए, काम वही सक्सेस होगा, वही लगातार चलेगा जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रमदान या इस तरह के काम एक दिन किए जा सकते हैं, 2 दिन किए जा सकते हैं, अखबारों की खबर बनने के लिए एक दिन का समय खराब करके किया जा सकता है, पर परमानेंट काम तभी होगा जब लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। ये काम हम लोगों ने करके दिखाया है। लोगों को, हमारी जो सरकारी ज़मीनें थी जिन पर लोगों के अतिक्रमण हो रहे थे, अवैध कॉलोनियाँ बन रही थी, अवैध माइनिंग हो रही थी या माइनिंग का कचरा डाला जा रहा था, ग्रेवल खोदा जा रहा था, उन ज़मीनों को लेकर गाँव में अतिक्रमणकारी हावी हो रहा था। अतिक्रमणकारी का आप देखिए, आप उसकी कल्पना कीजिए कि अतिक्रमणकारी और आक्रमणकारी में क्या फ़र्क है। आक्रमणकारी आता है, लूटता है, नुकसान करता है और चला जाता है, और अतिक्रमणकारी गाँव में माहौल ख़राब करके रखता है। न तो वो ढंग का वार्ड पंच जीतने देता है, न ढंग का सरपंच प्रधान बनने देता है, न गाँव में अच्छा माहौल बनने देता है। तो हमने अतिक्रमणकारी को वहाँ से हटाकर सरकारी ज़मीनों की फेंसिंग की, उन ज़मीनों को खाली करवाया और उसमें मनरेगा से उसको जोड़ा। मनरेगा में लोगों को के प्रस्ताव बनाकर भेजे कि इतने हेक्टर में हमें वृक्षारोपण करना है, जल संरक्षण के काम करने हैं, खड्डे खोदने हैं, उसमें चेक डैम बनाने हैं, एनीकट बनाने हैं, ट्रेंचेस खोदनी है। तो इस तरह के प्रपोजल बनाकर हमने सरकार को भेजे और उसको वो लगातार प्रथम चरण, दूसरा चरण, एक प्रथम चरण में 2 साल चला, दूसरा चरण में 2 साल और चला, फिर तीसरा चरण में 2, तो 8-10 साल तक हम लोगों ने मनरेगा से लोगों को रोजगार देकर इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए, मनरेगा में पौधे लाए। मैंने क्या बताया आपको पिछली बार अभी कि हमने घर से एक पैसा नहीं लाए, पर हमने ये प्रण भी लिया, ये भी तय किया कि हम घर से नहीं ला रहे हैं तो पर घर भी कुछ नहीं ले जाएंगे। किसी भी कीमत पर हम इसमें कमीशन खोरी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और लापरवाही नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम पौधे लगाते थे तो कुछ लोग आते थे तो पौधे को उखाड़ देते थे, तो हमने उन लोगों के साथ जाति भी की, उनको जिस भाषा में वो समझे उस भाषा में समझाने की कोशिश की। और फिर देखिए, आपकी बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना, गांव में किसी की डेथ हो गई तो उसकी स्मृति में पेड़ लगाना। झारखंड में पिछले कई वर्षों से एक ऐसी समिति है जो वर्ष भर घूम कर वनों को बचाने का काम कर रही है। हाथियों से गांव वालों की मुठभेड़ नहीं हो, इस पर लोगों को पर काम कर रही है और हर पेड़ को राखी बांधकर, रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों को बचाने का संकल्प लेती है। आज देखिए, हमारे धर्म में, विभिन्न धर्मों में पेड़ों को बचाने के, पेड़ों की पूजा करने की, सरोवर पानी के स्रोतों की पूजा करने की परंपराएं हैं। हम आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करते हैं, कदम की पूजा करते हैं, कल्प वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, आम की पूजा करते हैं। हमारे धर्म में कई तरह के आयोजन सिर्फ पेड़ों के नाम पर होते हैं। आंवला नवमी हो गई, इस तरह के तो साल भर में 1 महीना ऐसा होता है जो गांव के जल स्रोत हैं, तालाब हैं, उनकी पूजा की जाती है और उसका उद्यापन होता है। ये सभी संस्कृति इसलिए है कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं। आज विभिन्न
समुदाय में पेड़ पशुओं पर के लिए काम करते हैं कि इस धर्म में इस पशु को नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा, उसकी पूजा होगी। तो हम पुरातन संस्कृति की तरफ चलकर पुराने लोग गांव में बैठ के जल संरक्षण का काम कैसे करना है, ये गांव के व्यक्ति कोई 60 साल 80 साल का जो व्यक्ति है उसके साथ बैठकर हमने कार्य योजना बनाई। उसका प्लान पुराने व्यक्ति के साथ बैठकर किया कि हमारे एरिया का वातावरण कैसा है, यहाँ पर किस तरह के पेड़ 100 साल तक चलेंगे, उस पर हम लोगों ने काम किया, उनकी राय को महत्व दिया और उन लोगों के साथ बैठकर काम किया है, ना कि कोई एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर काम किया है। और उन लोगों को रोजगार से जोड़ा है। आज पौधे लगाने का पैसा उनको लगातार मिला, तो अब बांस, आंवला, एलोवेरा और इस तरह के काम करके उनको रोजगार मिल रहा है। तो लोगों को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ डूंगरपुर जिला है, उस जिले में विश्व रिकॉर्ड कायम किया वहाँ के कलेक्टर ने कि एक दिन में 5 लाख पौधे लगाए और 15 दिन या महीने पर बाद गए तो वहाँ 5 पौधे भी नहीं थे। तो इस तरह के आयोजन नहीं करने हैं, हमें तो गांव में एक टारगेट देना है कि इस ग्राम पंचायत में इतनी जनसंख्या है, इतने पेड़ आपको हर वर्ष लगाने हैं और एक मैसेज देना है कि आपकी जनसंख्या, मेरा गांव में, वहाँ बोर्ड लगा दे कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति मुफ्त की ऑक्सीजन, मुफ्त की लकड़ी का उपयोग नहीं करता है, जितना पानी चाहिए उतना बरसाती पानी को रोके। ये काम हम लोगों ने करके दिखाया और रोजगार, लोगों को रोजगार मिला है। आज हमारे गाँव में टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर आते हैं, गाँव में रुकते हैं, गांव में लोगों को चाय का पैसा मिलता है, कोई दूध बिकता है, किसी की सब्जियां बिक रही है, किसी का कई तरह का रोजगार चल रहे हैं। तो इस तरह के रोजगार गांवों से शुरू होने चाहिए, जो हमारे गांव के लोगों ने करके दिखाया है। और रोजगार लोगों की भावना से जोड़ना पड़ेगा, ये हमने किया है, तब जाकर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना और फिर वही बेटियां 2 साल 5 साल बाद उन पेड़ों को राखी बांध कर मैसेज देती है कि ये पेड़ जो आज जिसको मैं राखी बांध रही हूँ, ये पौधा मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन पर लगाया था और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया था, इस नाते ये पेड़ मेरा भाई है। मैं किसी भी कीमत पर इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, क्योंकि ये मेरा भाई है। मेरे माता पिता ने मुझे भी जन्म दिया और इस पेड़ को भी मेरे माता पिता ने लगाया। इस तरह की भावनाएं हम लोगों ने लोगों के मन में पैदा की है, जिसकी वजह से ये बड़े जंगल और एक प्राकृतिक माहौल बन पा रहा है। इस तरह के कामों को करने की आवश्यकता है। जी, और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जिनके मन में कोई प्रश्न है तो सर से पूछ लें। सर बहुत ही जिस हिसाब से सर बता रहे हैं, एकदम से गांव में कैसे लोगों ने सर का साथ दिया, कैसे सर ने उनको जोड़ा, कैसे उनके अंदर एक जो जुड़ाव था वो उनके रोजगार के लिए आवश्यक था या उनको मददगार था। वे लोग जुड़ते गए, अपने कारवा धीरे धीरे बहुत बड़ा कारवा बन गया। आपके मन में जो जिज्ञासा है वो जरूर पूछें, हमारे अवसर नहीं मिलेगा, प्लीज। जी, आपने बात किया, हम कुछ कराएंगे जी, सर जब हम पर्यावरण का जानकारी गाँव स्टेट पे आज की फाउंडेशन है, उसमें सर बराबर तक चुनाव करते हैं जी। तो क्या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जो उन सब चीजों से बचाव करे या हमारे संरक्षण को इतना मदद में रखा, इससे देखिए, आपके गांवों में उत्तर प्रदेश और देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोई फर्क नहीं है। जहाँ पर मानव जाति निवास करती है वहाँ पर सभी तरह के लोग मिलेंगे। गांव में कोई शमशान घाट बनाने वाला मिलेगा तो गांव में शमशान घाट का लोहा चुराने वाले लोग भी मिलेंगे। ऐसे लोग हमारे यहाँ भी हैं। ऐसे पर गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं वो जागरूक हैं और उनकी जागरूकता की वजह से ही ये सब काम आगे चल पा रहा है, नुकसान नहीं हो पा रहा है। हम लोग ऐसे तत्वों का विरोध करके
कैसे हमारी संपत्ति को बचाएं, ये काम हमें करना पड़ेगा। जिम्मेदार व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा। हमें नुकसान करने वाले तत्वों के खिलाफ आंदोलन चलाकर उनको रोकना पड़ेगा। अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा और बुरे को बुरा कहना पड़ेगा, जो हमारे गांव के लोग करते हैं। इसमें से सरकार हमारी जनता क्या रही, क्या सरकार की तरफ से 100% सरकारी अनुदान ही है। मनरेगा, वाटर सेट या सरकार की जितनी योजनाएं आती है उसी योजनाओं से काम हो रहा है, अलग से कोई पैसा नहीं है। पर हमें ये मानना पड़ेगा कि सरकार हमारे गांव के लिए पैसा दे रही है तो उसका सही उपयोग हो। गांव के पंचों का, गांव के प्रमुख लोगों का, गांव के पटेलों का, गांव के पढ़े लिखे नौजवानों का, गांव के प्रधान सरपंच का, सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकारी धन का सही उपयोग हो और उसके रिजल्ट तक हम उसको लेकर जाएं। आदर्श गांव नाम भी हमारे ज्ञान स्तर पर अपने गाँव के अलावा अपने ज्ञान स्तर पर कितना इसका फैलाव किया गया होगा। देखिए, गांव कभी भी आदर्श गांव नहीं होते हैं, कोई मोहल्ले आदर्श नहीं होते हैं। गांव के नागरिक आदर्श होंगे तो वह गांव आदर्श होंगे। गांव के नागरिकों को आदर्श कायम करना पड़ेगा और हमारे गांव के लोगों ने करके दिखाया है। और आपका प्रश्न था कि कितने लोग हमसे सीखें। हमारे आसपास, हमारे जिले में या हमारे प्रदेश में आज सैकड़ों हजारों ग्राम पंचायतें इस मॉडल पर काम कर रही है। सरकार ने पॉलिसी बना दी कि मनरेगा में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, चारागाह विकास के काम किए जाएंगे, वृक्षारोपण किए जाएंगे। हर गांव में अपनी खुद की नर्सरी हो, पौधशाला हो और ग्राम पंचायत की, जो हम लोगों ने 2 साल पहले बनाकर गांव में, वहां पर जो उस भौगोलिक परिस्थितियों में फलदार, इमारती और आयुर्वेदिक पौधे चलते हैं, वो पौधे गांवों में तैयार किए जा रहे हैं, जो हर ग्राम पंचायत को करने चाहिए। तो ये एक गांव से एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत से एक जिला, एक जिले से एक प्रदेश, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे कई राज्य, आपके उत्तर प्रदेश में भी इस पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसका माहौल बन रहा है और पूरे देश में करने की आवश्यकता है। मैंने आपको क्या बताया कि गांव के सरपंच को परिपक्वता की तरफ ले जाना पड़ेगा। गांव का सरपंच, चाहे मोहल्ले का पार्षद हो, उस वहाँ का चेयरमैन हो नगर परिषद का, शहरी निकायों का, या गांव का प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, इन लोगों को इस तरीके के बारे में मांग करनी पड़ेगी और इसका फैलाव पूरे प्रदेश में और नहीं पूरे देश में हो रहा है। आज गांव में देखिए, आंगनवाड़ी हो गई, स्कूलें हो गई, बिजली पहुंच गई, सड़कें हो गई, पानी के लिए वाटर सप्लाई की स्कीमें हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब आप क्या काम कराओगे? ग्राम पंचायतें क्या काम? ग्राम पंचायतें जल संरक्षण, जितना पानी सरकार ने हैंडपंप खोद दिया है, ट्यूबवेल खोद दिया है, तो उसमें पानी डालने का काम गांव के सरपंच का होना चाहिए। वो जल संरक्षण के काम करें जिससे कुएं, ट्यूबवेल रिचार्ज हो। गाँव में जहाँ पर लगता है कि यहाँ प्लांटेशन हो सकता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण करके गांव को प्राकृतिक आधारित रोजगार देने का काम करें। गांव में पुराने संसाधन उपलब्ध करवाकर हम गांव के चर्मकार, सुथार, लोहार, कुम्हार या जो भी गांव में के लोग हैं, गांव में अच्छी नस्ल के पशुपालन का काम हो, ये इस तरह के काम करके गांव के लोगों को आत्मनिर्भर करेंगे। तब जाकर शहरों की बढ़ती हुई आबादी को, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकेगा। बाकी जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, शहर दिन दिन पर बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जो योजनाएं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए बनती है, वो 3-3, 4-4 साल में वो पूरी हो रही है। 3-3 साल में ही एक पानी की टंकी 30 साल के लिए बनेगी, 30 साल तक पानी पिलाएंगे और 3 साल 4 साल में वो कम पड़ने लग गया है। तो ये काम गाँव में, गाँव की संख्या को रोककर गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर हमें करना पड़ेगा और पूरे देश की ग्राम पंचायतों को करना पड़ेगा। हमारे गांव के लोगों ने तो ये करके दिखा दिया है, जिसका असर गांव में हो रहा है। जो गांव के लोग बाहर चले गए थे, वो भी गांव में वापस आकर, अभी 15 मिनट पहले ही, आधे घंटे पहले ही मेरे पास एक व्यक्ति आया जो गांव को छोड़कर चला गया था दूसरे गाँव में। अभी वो कुएं पर कनेक्शन करवा रहा है, वो उसका क्या बोलते हैं, उसका राशन कार्ड ठीक करवा रहा है, उसका आधार कार्ड अपडेट करवा रहा है, यही का वापस। तो लोग जो गांव छोड़कर चले गए थे वो लोग भी वापस आ रहे हैं। इस तरह के उदाहरण यहाँ पर पेश हो रहे हैं। गांवों को गांव में, गांव के लोगों को गांव में ही रोकना पड़ेगा और इससे बड़ा पुण्य का काम मैं नहीं मानता हूं कि कोई है।
और ये सरपंचों को करना पड़ेगा। सरकारों ने तो कर दिया, सरकारों ने तो योजना बना दी, सरकारों ने तो योजना बनाकर गांव को पैसा देने का काम शुरू कर दिया, पर गांव के सरपंचों को, इसके प्रति गांव के पंचों को, गांव के पटेलों को, गांव के रिटायर्ड सरकारी अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद गांव में रहते हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। तब जाकर हम गांव के लोगों को रोजगार दे पाएंगे और प्रदूषण जैसी महामारी को कंट्रोल कर पाएंगे। मेरा यही मानना है। जिस तरह से इस शहरों का रक्षा करा जा रहा है, जी आपके चल जाएगा। तो जो हमारा सिलेक्ट को है लैंड जब का चल जाएगा, पहले आज में स्थिति में है कि वहाँ पर उतने बड़े होंगे चाहिए कि बड़े वहाँ बढ़ जाएगा। तो हम जो जरूर का चयन करते हैं तो अब चूंकि बड़े पे बड़े करते हैं तो हम कौन कौन का सिलेक्शन करते हैं, क्या मैं तो मैदान में जो मत कराते हैं कि हम अलग से एक अलग बनाते हैं उसका। देखिए, आपके वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को मैं नहीं जानता हूँ, आपसे मेरा संपर्क नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को इतना ईमानदार, इतना मेहनत कश कीजिए कि सब लोग, और नकारात्मकता को ख़त्म कर दीजिए अपने दिमाग में से। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस बात को छोड़ दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह की व्यवस्थाओं को ठीक कर रहा हूँ, मैं कितनी ईमानदारी से काम को कर रहा हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा मायना रखती है। मेरा तो जीवन बदलने का काम सिर्फ एक व्यवस्था ने किया है, एक शब्द ने किया है कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। और मैंने मेरे गांव वालों को भी एक नारा दिया था 20 साल पहले कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। आज का भगवान, आज का नीति निर्धारक है, आज का नीति पॉलिसी बनाने वाले, पॉलिसी मेकर जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, वो पूछे कि सरकार की योजनाओं से पूरे देश के लिए किया हमने, पर एक गांव में कैसे दिख रहा है, एक शहर में कैसे दिख रहा है, एक मोहल्ले में कैसे दिख रहा है। तो लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा और भी कह रहा हूँ कि गांव शहर आदर्श नहीं हो सकते हैं। सीसी सड़कें, सामुदायिक भवन, लाइटें लगाने से कोई आदर्श नहीं बनते हैं शहर। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मुझे प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कि आदर्श गांव, मैंने उनको कहा साहब आदर्श गांव नागरिकों को आदर्श कायम करना पड़ेगा, नागरिकों को आदर्श बनेगा। जिस देश के, जिस गांव के, जिस शहर के नागरिक आदर्श हैं, जिनके मन में नकारात्मकता नहीं है, सकारात्मक सोच से जो लोग काम कर रहे हैं, वो गांव आदर्श गांव बनते हैं। और इस तरह के लोगों के मन में सकारात्मकता, आप खुद अपने मन में अपनी सकारात्मकता पैदा कीजिए और दूसरों के लिए आदर्श बन जाइए, आपका गाँव अपने आप आदर्श बन जाएगा। चेंज कर दिया क्या? कुछ क्वेश्चन था अभी आपने आगे बैठा डिजिटल नहीं आइए, वेबिनार चल रही है उत्तर प्रदेश इनकम टैक्स विभाग उत्तर प्रदेश। थोड़ा जोर से, थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। वहाँ से जो पलायन इस समय पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा हो गए, जो लगातार पलायन चल रहा है, उसको किस तरह से आपके वृक्षारोपण कार्यक्रम को वहाँ पर इस तरह किया जाए, या हम किस तरह से लोग वहाँ जागरूक करें कि वहाँ पहाड़ों में परिस्थिति देखते हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ टिक नहीं पाते, पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं आप? उत्तराखंड सर। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के लोग बहुत पढ़े लिखे, समझदार और बहुत मेहनतकश लोग हैं, इसलिए उत्तराखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उत्तराखंड के लोग आकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में बांस के आधार और प्रकृति ने बहुत दिया है, उस प्रकृति से लोगों को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। लोगों को उत्तराखंड से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं जाए। देवभूमि कहा गया उसको, और वह प्रकृति ने अथाह लूट दिया है, उसके आधारित लोगों को कैसे रोजगार मिले, बड़ी कंपनियां वहां पर कम आए और लोगों को छोटे छोटे स्तर पर रोजगार मिले, इस पर काम करना चाहिए, जिसका आगे जाकर असर दिखेगा। वो देख लें एक बार। मैं भी आ रहा हूं। हो गया जी।
मुझे आप लोगों से मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। हरीश नोटियाल जी, क्या आपके प्रश्न का समाधान हो गया सर? समुचित उत्तर मिल गया या कुछ और मन में प्रश्न है? सर मेरा सिर्फ ये था इसमें कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो देखते हुए कौन से वृक्ष और कौन से पौधे वहाँ करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक व्यवस्था इस तरह की वहाँ पानी हर समय अवेलेबल नहीं होता। और आपको जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप देखिए, पहाड़ों में ऊंचाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के ग्रोथ के लिए। अगर आप फोर्ट हिल में रहते हैं तो आपको दूसरे पौधों का चयन करना होगा। आप अगर एक मीडियम रेंज पे रह रहे हैं, करीब 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे अगर आपका एरिया है, वहाँ के पौधे अलग होंगे, और अधिक ऊंचाई पे दूसरे पौधे होंगे। तो पहाड़ों में आपको एक प्लेन आंसर मेरे हिसाब से दे पाना मुश्किल है। पहाड़ पे एल्टीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पौधा ग्रोथ करेगा, और उसमें भी रेन शेडो एरिया में है कि आप या रेनफेड एरिया में है। अगर रेनफेड एरिया में है तो आपका पौधे का चयन अलग होगा, रेन शेडो में है तो शायद पौधे का चयन अलग होगा। देखिए मैं अगर आप इसमें कुछ मेरा निवेदन ये है कि न तो मैं कोई फॉरेस्ट का एक्सपर्ट हूँ, न मैं कोई पर्यावरणविद हूँ। मैंने तो मेरे गांव में जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, जो आवश्यकता थी, उस पर काम किया और उस वजह से हम लोगों को पद्मश्री मिला है। अगर हम उत्तराखंड में काम करना चाह रहे हैं तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट और वहाँ के विशेषज्ञों से राय लेकर हम किस तरह के वहाँ पर काम कर सकते हैं। पर सभी कामों के लिए सरकार पैसा दे रही है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो? धन्यवाद सर, थैंक्स जी। सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है जी। सर, शहरों में मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, तो सर देखने को ये मिल रहा है कि सर सड़कें हैं, सड़कों के किनारे आजकल बहुत तेजी से उसको साफ सुथरा करने के चक्कर में हम इंटरलॉकिंग लगा रखते हैं। इंटरलॉकिंग के बगल में फिर नाली है, नाली के बगल में घर है, और क्या हुआ रहा है कि बारिश होती है तो अचानक आप देखेंगे शहर जलमग्न हो जाते हैं, क्योंकि पानी का जो धरती माँ को जो पानी जाना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, वो जगह ही नहीं है। पानी छत से निकल करके सड़क पे आया, सड़क पे क्योंकि नाली ब्लॉक है, सफाई नहीं हुई है, और नाली और सड़क के बीच में जो जगह है उस पर हमने इंटरलॉकिंग लगा दिया है। तो सर अचानक बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर टेबल बहुत तेजी से गिर रहा है। तो सर इस संदर्भ में, चूंकि आप पद्मश्री हैं, आप एक सर बहुत बड़े फिगर हैं, अगर आप सर कुछ संदेश देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि सर इंटरलॉकिंग का जो है लगा रहे हैं बहुत ही गलत है। इसमें पौधे लगाने चाहिए उस क्लाइमेट के हिसाब से, फलदार हो, फूलदार हो, जैसे भी हो। सर अगर आप चूंकि बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, आपके मुंह से कुछ सुनने को मिलेगा, या आप किसी बड़े फोरम पे चूंकि आप अगर बोलेंगे तो सर इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा हमारे शहरों में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और वास्तव में ये एक बड़ी समस्या हम सब लोगों के सामने आगे एक बड़ा विशाल रूप ले रही है, जिससे बड़ा नुकसान होना शुरू हुआ है। और ये इंटरलॉकिंग और सीसी सड़कें गाँव में भी पहुँच रही है। गाँव के लोगों को भी ये मांग हो रही है कि सीसी सड़कें बनाई जाए। ये बात सही है और इसकी समस्या मेरे गांव में भी आ रही है, पर हमें इसके विकल्प के रूप में रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। हमें सोक पिट कैसे जहाँ नालियाँ निकल रही है वहाँ पर सोखता पिट बनाकर बरसात का पानी या नालियों का पानी जमीन में उतरे। जितनी जमीनों को हमने सीमेंट कंक्रीट करके इसको लीप दिया है, जहाँ पानी नहीं जा सकता है, उस नुकसान की भरपाई हम इंटरलॉकिंग या सीसी सड़कों के किनारे सोक पीट, मैजिक पीट और इस तरह के पानी को जमीन में कैसे डालें। वृक्षारोपण करेंगे तो उसकी जड़ों से भी जमीन में पानी जाएगा। इस तरह के काम हमें करने पड़ेंगे। हर बिल्डिंग में पानी को जमीन में उतारने के लिए पीट बनाने पड़ेंगे। ये हमें करना पड़ेगा, तब जाकर इसकी समस्या का समाधान होगा। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरे देश में बहुत बड़ा विकराल रूप ले रही है। इस पर समय समय पर एक्सपर्ट के साथ बैठो। एक्सपर्ट उस मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। उससे राय लेकर, कुछ पुराने लोगों से राय लेकर
हम बरसात के पानी को जो नालियाँ बना रहे हैं, वो नालियाँ गाँव में तो कम से कम नालियाँ होनी ही नहीं चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि गांव में नालियाँ नहीं हो, गांव में सीसी सड़कें भी कम से कम हो, कम खुरंजा लगे जिससे पानी जमीन में उतरे। जमीन को पानी से वंचित नहीं कर सकते, ये बड़ा पाप का काम है। इसके विकल्प भी हम लोग ढूंढ रहे हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं। पर नालियों का पानी 100 फीट बना कर उसको धीरे धीरे चलाएं, जिससे कचरा भी रुकेगा और जमीन में पानी भी होगा और रिचार्ज भी होगा। घरों में किचन गार्डन करके बनाकर हम उस एरिया में जितना पानी उपयोग के बाद जो डिस्चार्ज होता है, उस पानी को भी हम जमीन में उतारने का काम करें। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। सर, सबसे अनुरोध है कि जब किसी बड़े मंच पे आप जाएं तो इस समस्या को जरूर उठाएं। जी जी तो जी सर, ये जैसे चेन्नई की समस्या, सर आप पिछले सालों में देखा कि चेन्नई में पानी की समस्या बहुत भीषण हो गई, जी। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वही अन्य शहरों का भी उसी क्रम में उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत तो सर, आपसे क्यों आपका बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे विषय को उठाया है कि ये आज पूरे विश्व के सामने बड़ी समस्या है। हमें गांव में छोटे छोटे बरसाती नालों को रोककर छोटे नाले से बड़ा नाला, बड़े नाले से छोटी नदी से बड़ी नदी में मिलकर जो खारे पानी में जो पानी मिल रहा है, समुद्र में मिल रहा है, उसको जहाँ पानी गिर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वहीं रोककर वहीं की ज़मीनों को रिचार्ज करके लोगों को पानी भी उपलब्ध कराएं और ज़मीन को भी पानीदार बनाएं। इस पर काम करना चाहिए और सरकारें इस पर प्रोजेक्ट बना रही है, इस पर काम चल भी रहा है और बहुत बड़ा असर आ रहा है। देखिए, किसी ज़माने में लकड़ी कटाऊ जलाऊ लकड़ी के रूप में बहुत बड़े जंगल काटे जाते थे, आज घर घर में गैस आ गया है, लकड़ी बच रही है। राजस्थान की हालत ये थी कि हर घर में ऊँट होते थे, भेड़ होते थे, बकरियां होती थी, वो कम पड़ी है। गांव में बिजली नहीं होती थी, पानी की टैंकर नहीं जाते थे, पाइपलाइन नहीं होती थी। आज हर घर में बिजली का कनेक्शन है, कुओं पर कनेक्शन है, हर गांव में, हर डाणी में, हर मजरे में, हर मोहल्ले में टैंकर ले जाए जा सकते हैं, हर पहाड़ी पर पाइपलाइन से पानी ले जाया जा सकता है। सब कुछ आज से 25 साल, 30 साल या 40 साल पीछे जाते हैं तो ये नर्सरियाँ नहीं होती थी पौधे तैयार करने की, तो हम पौधे को उखाड़ कर मिट्टी में बांधकर कपड़े में लपेट कर पौधे एक दूसरी जगह ले जाते थे। आज एक वैरायटी के अगर 1 लाख आम के पौधे चाहिए तो आपको एक नर्सरी से मिल जाएंगे, 1 लाख नीम के पौधे चाहिए तो मिल जाएंगे, जामुन के चाहिए तो मिल जाएंगे, आम के चाहिए। तो प्रकृति हमारा साथ दे रही है, सरकारें हमारा साथ दे रही है, व्यवस्थाएं हमारा साथ दे रही है। फिर हम ये कहें कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नहीं, काम पर लग जाने की आवश्यकता है। माहौल बन चुका है, सब कुछ परिस्थितियां सकारात्मक है। इस सकारात्मक परिस्थितियों में हमें काम करना चाहिए। दानदाता भी मिल जाते हैं, सरकारें भी पैसा दे रही है, परिस्थितियां भी साथ दे रही है और पानी को रोककर पेड़ लगाकर इस प्रकृति को प्राकृतिकमय बनाने की आज आवश्यकता है, जो एक अभियान के रूप में पूरे देश में चल चुका है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, पूरे देश में प्रकृति के लिए चलने का माहौल बन चुका है। मैं तो आप लोगों से भी आह्वान करता हूँ, देश के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आइए हम धरती माता के लिए काम करें, प्रकृति के लिए काम करें, तभी जाकर हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएगी, बीमारियों से मुक्त रह पाएगी, स्वस्थ रह पाएगी और हमारा देश वापस विश्व गुरु बन पाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपने इस मंच पर बुलाया, आप लोगों के दर्शन करने का, बात करने का जो अवसर दिया है, मैं मानता हूँ कि मेरे कामों का पुण्य है कि उन कामों की वजह से मेरे गाँव वालों ने जो मेहनत की है और सरकारों ने जो इस काम के लिए पैसा दिया है, मैं सरकार का, गांव वालों का और आप लोगों का सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर वो डाल देंगे। सर, आपने अपने व्यक्तिगत समय से समय निकालकर हम सबको और सच्चे साहब बोलो। के लोगों को सम्मानित किया। जी, ये हमारे गांव के सरपंच हैं अभी, ये सर और निश्चित रूप से अगर डिपार्टमेंट के रूप में आपकी सेवा के तरीके को हम लोग अपना पाए तो हम लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाएंगे और समाज के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए अपना योगदान ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ रखे ताकि आप मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम करते रह सकें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Participants with this partner of the friend. ये परिचय करवा दूँ आपको। वो
completed. ये I am heartily thankful to our all participants to be here with us and giving the heed to the experiences and struggles of the Padma Shri awardees. Thank you very much. ये हमारे ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा है और ये हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी हैं। बोलना चाह रहे हैं। जी ठीक है। तो अन्य पास आराम पे मिले हैं हमारे लोग तैयारी